हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो का थीम है यूपीएससी के जो फेवरेट क्रॉप्स हैं वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। देखो, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने क्रॉप्स के पीआईक्यू कवर किए हैं और बहुत कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को अलग से कवर किया जाए। अगर आपने पीआईक्यू देख लिया तब तो आपके लिए बहुत ही सस्ता वाला चीज़ है। मतलब आपके लिए लगेगा मतलब क्या ही है इसके अंदर, दम क्या है, वही तो बस बता रहे हो। मैंने इसलिए इसको सेग्रीगेट करके रखा, बस बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पे। बट एक बार आप देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या पता आपको 2-4 लाइनें अलग ही बोल दो, भरोसा थोड़ी है इंसान का, इंसान कब क्या अच्छी बातें बोल दे। चलो फिर बने रहो। अच्छा, अब पहला क्रॉप है भाई कॉफी। क्यों मैं ये सब क्रॉप्स क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जल्दी हम जब पीआईबी के रिपोर्ट्स आते हैं जब तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे पीआईबी के ही रिपोर्ट्स को जब स्टडी कर रहा था, क्योंकि आजकल आप लोगों को पढ़ाने के लिए बुक्स से ज़्यादा पीआईबी के रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी देखनी पड़ती हैं। तो पीआईबी का रिपोर्ट्स देख रहा था तो वहाँ पे पता चला कि जो बाबा बुदन हिल है, वो बाबा बुदन हिल एक पर्सन के नाम पे है जिनका नाम है बाबा बुदन। और बाबा बुदन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया में कॉफ़ी लाई थी। और उन्होंने बाबा बुदन वाले मतलब उस रीजन में उन्होंने उसको इम्प्लांट किया, तब से उस एरिया का नाम है बाबा बुदन हिल्स। मतलब वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, और कहाँ से लाई गई थी भाई? यमन से लाई थी उन्होंने, यमन से। ठीक है, YEMEN, वही यमन जहाँ पे आज के टाइम पे हौथी रेबल्स है, हौथी रेबल्स। ठीक है, चलो अब बात करते भाई इसके लिए कंडीशन की मैं बात करूँ, पहले बता ही देता हूँ आपको सारी चीज़ें। इसके लिए आपको एक 15 से 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जो ज़्यादा करके इसके बारे में पूछा जाता है। एक अच्छी खासी सॉइल चाहिए, एक लोमी सॉइल चाहिए, मतलब जो ठीक है, मतलब वाटर मॉइस्चर होल्ड कर पाए। और आप अगर देखोगे तो हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका है, सबसे ज़्यादा भाई कर्नाटका है। और क्योंकि पूछा जाता है, पूछा क्या जाएगा, देखो आपको बताता हूँ ना क्यों कर्नाटका। ये देखो यहाँ पे जब हमारे पीआईबी की रिपोर्ट कहती है कि देखो कर्नाटका भाई कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 248,020 MT, मतलब मैट्रिक टन। पढ़ लेना इसको जरा, ठीक है। ये मेरा पर्पस नहीं बताने का। अराउंड 70% जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कर रहा है? वो कर्नाटका कर रहा है। तो क्यों नहीं होगा भाई? कर्नाटका के एरिया कौन कौन से, खुद भी तो देख लो। वहां का एक बाबा बुदन हिल तो बताई थी आपको मैंने, जो यमन से लाए थे, बाबा बुदन जी लाए थे। वो भी मुझे कहाँ पता चला, देखो तुम्हें बताता हूँ ये सब चीजें। कहाँ गया भाई? अच्छा, अराकू वैली में एक चीज मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, प्लीज उसको आप थोड़ा सा ना अपडेट कर लीजिएगा। आप लोगों को पता होगा तो मुझे भी करेक्ट कर दिया करो, गलती में हो जाता है। मैंने अराकू वैली उड़ीसा बोल दिया था, जबकि आंध्र प्रदेश में हो, क्योंकि उसका एक्सटेंशन थोड़ा उड़ीसा में है। और मैं एक बार गया था घूमने तो मुझे लगा होगा यार, मेरा एक फ्रेंड भी वही क्या मिला। ठीक है, चलो, हो जाता है कभी कभी ना, ओवर कॉन्फिडेंस में हो। अब चलो, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या कुछ तो भी एक चीज था जो आपको दिखाना चाहता था मैं। हाँ देखिए, Baba Budangiri unknowingly set in motion the rise of India as one of the world prominent coffee producer, जो उस एरिया का बन चुका है। Over the century, the cultivation of the coffee India has evolved from the humble practice to the thriving industry. तो इनके लाने के बाद भाई यहाँ से हम चालू हो गया। अब इंडिया में कौन से टाइप की कॉफी होती है, वैसे तो एनसीईआरटी में पढ़ा रखा आप लोगों को मैंने, लेकिन अब लिखवा देता हूँ भाई। एक है रोबोस्टा, क्या है? रोबोस्टा। और दूसरा है अरेबिका, बहुत फेमस है, रोबोस्टा एंड अरेबिका। और आपको एरिया बता दिया मैंने। देखो 3 मेजर स्टेट है जो दिमाग में रखने हैं आपको। पहला भाई कर्नाटका, जिसके अंदर एरिया है चिकमगलूर। बाबा बुदन तो याद ही रखना है। दूसरा कौन सा एरिया है? चिकमगलूर, ये देखिए यहाँ पे कुर्ग। बाबा बुदन है ही। आंध्र प्रदेश में अराकू वैली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और केरला में कौन सा याद रखोगे? केरला में याद रखोगे वायनाड। वायनाड, वही वायनाड जहां से राहुल गांधी लड़े थे। ऐसे रिलेट किया करो यार, क्या करो अभी। और त्रावणकोर, त्रावणकोर। ठीक है, तो ये था पूरा कॉफी के बारे में। अब कौन सा सॉइल, देखिए रोबोस्टा अरेबिका, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तमिलनाडु के भी नीलगिरी वाले हिल्स में अन्नामलाई इसके अंदर उगाए जाते हैं। तो 3 दिमाग में रखना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बोला कि एक्सटेंशन है उड़ीसा में उसके अंदर, तब से मैं अराकू वैली में सोच रहा था कैसे गलत हो गया मुझसे। आसाम भी थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर लेता है, बट आसाम इज नॉट इन दैट। ओके, अच्छा, वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो ब्राजील है। ब्राजील के अंदर आपको बताया था मैंने फेजेंडाज हैं, फेजेंडाज एग्जाम में पूछा हुआ, व्हाट आर द फेजेंडाज। अगर आप मेरा ह्यूमन ज्योग्राफी का लेक्चर देखेंगे जो मैंने करा रखा है, पूरा 12th क्लास का कवर कर रखा है, तो उसके अंदर आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये जो फेजेंडाज हैं ये ब्राजील के अंदर हैं और लार्जेस्ट दिस कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर आते हैं। ठीक है, इसलिए ब्राजील टॉप पे है। इंडिया का 7th रैंक है। देखो अभी एनसीईआरटी में पुराना डेटा दे रखा तो उसमें 8 दिया, लेकिन रिसेंटली जब मैंने पीआईबी का पढ़ा तो
इंडिया इस टाइम पे 7th रैंक पे होल्ड करता है कॉफी प्रोड्यूसिंग में। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हो, इंडिया इज नाउ द 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली विद एक्सपोर्ट ऑफ दिस। डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा चेंज होता रहता है, हमें डेटा से मतलब भी नहीं है, सिर्फ हमें दिमाग में रखना है कि इंडिया का रैंक क्या है इस टाइम पे, 7th रैंक है, और वर्ल्ड और ब्राजील का टॉप पे है। तो अभी इससे पूरे से क्या सीख मिली भाई, यही आपको पूछा जाता है। और बारिश कितनी चाहिए इसको ये भी बता दो भाई। टेम्परेचर इसको चाहिए 15 से 28 और बारिश चाहिए इसको 150 प्लस, 150 से 200 और 200 प्लस। तो एक तरह से वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, देखिए वही रीजन है ना ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ईस्टर्न घाट में जो अपना रीजन है वहाँ पे जहाँ पे बारिश और ठीक ठाक मिलती है, अराकू वैली और अपना वो ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा मिलता है। तो जहाँ पे बारिश अच्छी होती है वहीं पे इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन आप देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये दिमाग में रखो, ज़्यादा करके इसमें पूछते भी नहीं है। अच्छा, अब आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब मैं कमेंट करना है इसके ऊपर। देखो जो सिंसियर होते हैं वो कमेंट करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है जब वो कमेंट करते हैं। कुछ होते हैं बोले सुनते हैं देखते बोले हमको कह रहे एग्जाम में आया हुआ है, अभी अगला PIQ कराऊंगा ना, कल ही कराऊंगा आप लोगों को मैं PIQ, उसके अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर है, अब बताना। तब तुम बोले यार हाँ जब कराओगे तो बता, देख ही लेंगे हम लोग। तो देखो यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मर्जी। चलो, लेकिन कॉफी बोर्ड, क्योंकि देखो जो खुद से तुम सर्च करते हो ना तो तुम्हें याद रहता है। मेरा ये बोलना, खुद से सर्च करोगे खुद से लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। मेरा PDF क्या, मैं तो अच्छे से अच्छे PDF बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन PDF देखो अभी कैसे मैं PDF बनाता हूं मुझे याद होता है, तुम जब कुछ काम करोगे तुम्हें याद होगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मेरे PDF से तो मैं लिख के देता हूं, PDF से आज तक किसी ने एग्जाम पास नहीं किया जब तक उसके हाथ नहीं चले हैं। बस इतनी सी बात है, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। अच्छा हाँ, अराकू वैली का क्यों मैंने रखा था भाई, क्योंकि प्राइम एग्जांपल ऑफ सक्सेस ऑफ दिस इज अराकू वैली वेयर नियरली 1,50,000 ट्राइबल फैमिली इन कोलैबोरेशन विद द कॉफी बोर्ड एंड द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी has increased coffee production by 20%. This achievement is backed by loans from the Girijan Cooperative Corporation. It shows how coffee farming empower communities and supported vision of आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तो PIB कभी भूलता ही नहीं है डालना भाई, मोदी जी का भाई आत्मनिर्भर भारत। चलिए अच्छा भी है, ये पुराना रिपोर्ट है वैसे, लेकिन देन टू अगर आप देखोगे तो ये कुछ स्टेट्स हैं, भी अगेन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का ही सोर्स है और विकिपीडिया का है। तो मेन तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज होता है, उसको इन्होंने डाला था। तो कर्नाटका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब देखो 70% आपको कर्नाटका मिल जाएगा, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु है। बाकी के देखो नॉर्थ ईस्ट में उग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजर ये देखो अराकू वैली आपको इधर मिलेगा, ठीक है। नहीं देखो कहाँ ऊपर चला गया मैं, अराकू वैली इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, वो दोनों के बॉर्डर पे, ऊपर नहीं, इधर है, इधर है। चलिए, तो ये हो गया कॉफी के बारे में भाई। अब बात करते हैं टी। देखो दोनों भाई भाई हैं, तो टी के ऊपर ज्यादा चर्चा कर ले हम लोग, चाय पे चर्चा। अगेन देखो सेम अगर ट्रॉपिकल देखो अभी दोनों में अंतर क्या थोड़ा बताना चाहता हूं मैं। आप देखोगे जो अब कॉफी की बात करता हूं मैं, तो कॉफी ज्यादा करके आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल में मिलेगी। आपको पता है ना, ये हमारी यहाँ से जाती है कर्क रेखा, ये ज्यादा ऊपर हो गई, नीचे से जाती है थोड़ी सी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के नीचे वाला हम क्या बोलते हैं, मेजर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक्स के पास में ये वाला रीजन है, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। इसके ऊपर वाला रीजन सब ट्रॉपिकल के अंदर आ जाता है। तो कॉफी आप देखोगे मेनली ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जा रही है, और चाय आप देखोगे कि अब सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा करके उगाई जाती है, ठीक है। और हिली टेरेन थोड़ा चाय को चाहिए होता है, मतलब स्लोप में आप देखते होंगे स्लोप पे उगाई जाती है। और आप देखोगे कि आसाम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द चाय, ऑल्सो टी, ऑल्सो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार वाले जो एरिया हैं, मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर, वो यहाँ पे काफी फेमस है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, ठीक है। चलिए जरा असम है, असम सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पे, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है। ये तो देखो इसका क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जनरली ट्रेंड चेंज होता नहीं है। तुमको लग रहा होगा ना ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं, क्या चेंज होगा, जब उस पर्टिकुलर रीजन में एरिया ही उतने ज्यादा है, उस खेती उस एरिया में होती है उस लेवल पे, तो अगली साल ट्रेंड कैसे चेंज हो जाएगा। गेहूं और चावल जैसा थोड़ी है, गेहूं और चावल के थोड़े ट्रेंड चेंज हो जाते हैं वहां पे, लेकिन इनके ट्रेंड क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है तो कैसे चेंज होगा, इसलिए आपको दिमाग में रखना पड़ता है। इसलिए लोग पूछ भी लेते हैं, वो लोग पूछ भी लेते हैं, कहने का मतलब ये है मेरा। अब यहाँ पे देखो, अब इसके लिए भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक फेवरेट क्वेश्चन आता है उनका कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ये आपका दिमाग में रहता है कि आप इसको रखोगे, आसाम है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के 3 एरिया दिमाग में रखो ऐसा।
तीनों एरिया के नाम बता देता हूँ। दार्जिलिंग, वैसे दार्जिलिंग जो टी है, दार्जिलिंग टी है, इट इज अ फर्स्ट जीआई टैग ऑफ इंडिया, फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग टी। काफी महंगी टी होती है, मैंने तो पी नहीं है कभी, मौका मिले तो पियेंगे, महंगी होती है बोलते हैं। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी घूमने लायक जगह है वैसे। और तीसरा कोच बिहार, कोच बिहार, कोच बिहार से मुझे हिस्ट्री की एक चीज़ याद आ जाती है। अब कोच बिहार के का जो राजा का बेटा था, 14 साल का था, उससे इन्होंने जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी थी और उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया था। अब रिलेट करना क्या स्टोरी थी वो, ठीक है, लेकिन ब्रह्मो समाज की स्टोरी है वो कुछ तो भी। चलो, अब दिमाग में उतना क्लिक नहीं कर रहा, रात का टाइम हो गया है। तीसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपको नीलगिरी वाला एरिया मिलेगा, तो तमिलनाडु यहाँ पे थर्ड स्टेट है। उसके बाद यहाँ तक कि थोड़ा बहुत पार्ट ऑफ द केरला वरला में भी हो जाता है, लेकिन मेजर 3 आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद वही है भाई, इसके लिए भी एक वो सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन दिख जाएगी। बाकी चीज़ इसके अंदर नहीं पूछी जाती। ई मेन पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है भाई एरिया के नाम, और क्या पूछा जाएगा भाई, हाँ ये बोल सकता हूँ मैं कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब काफ़ी स्किल्ड लेबर उसके लिए चाहिए और चीप भी चाहिए। आपने टी प्लांटेशन जनरली आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिशर्स द्वारा ही सेटअप किए गए थे इंडिया के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ही अच्छी स्किल होनी चाहिए, ओके। अदरवाइज मतलब ख़राब होने के चांसेस रहते हैं या फिर उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। चलिए, तो ये 2 क्रॉप हमने पढ़ लिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, टी और कॉफ़ी के ऊपर। एरिया देखो, अगर आपको ये बताऊं मैं कि बारिश कितनी चाहिए, तो वही देखो कि दोनों के लिए सेम कंडीशन है। दोनों में दिमाग में रखना है 150 से 250 के बीच में बारिश चाहिए और 20 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए, दोनों के बीच में, दोनों का सेम कंडीशन है। और फर्टाइल सॉइल चाहिए, लोमी कंडीशन चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर होने चाहिए, ह्यूमस कंडीशन चाहिए। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन है दोनों के लिए, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो आते हैं वही बार बार मैं फोकस भी कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाता है, कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसके ऊपर आता है। अच्छा, एक और लिख लो यहाँ पे, टी वाला रीजन में एक और लिख लो, हिमाचल का, हिमाचल का एक कांगड़ा वैली है, हिमाचल की कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली, यहाँ पे भी अच्छी खासी खेती होती है। जो लोग गए होंगे बोलेंगे इसका तो नाम लिया नहीं आपने, मैंने ले लिया, चलो आ जाओ। अब जूट की बात करते हैं। देखो, जूट इसलिए फेमस है और जूट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम पहले से ही जूट प्रोड्यूस करते थे। जूट हमारा कोई नया कोई क्रॉप नहीं है हमारे लिए, जूट वाला जो क्रॉप है हम पहले से ही ग्रो करते हैं। हमारा पहले जो एरिया था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वो भाई हमारा उसमें दुनिया भर की जूट मिल हुआ करती थी, ठीक है। अब इसको कौन से एरिया में, अब मैंने इतनी बार चिल्ला के बोला है कि ये है वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, तो जहाँ पे अच्छा खासा पानी चाहिए उसे, वहाँ पे इट इज़ अ लोअर प्लेन ऑफ द गंगा, गंगा का लोअर प्लेन है, वहाँ पे दामोदर रिवर बहती है भाई, अच्छा खासा पानी वहाँ पे मिलता है और बारिश भी अच्छी खासी वहाँ पे होती है। इट्स अ वेल ड्रेन एरिया, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी इतनी बारिश और इसकी बात कर ली तो वहाँ पे हीट भी अच्छी खासी मिलती है, हीट मिलती है। हीट कितना चाहिए, 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में चाहिए, ऑलमोस्ट यही समझ लो आप। राइस के लिए भी चाहिए होता है, राइस आपको पता है खरीफ क्रॉप है। और उसके बाद एलुवियल सॉइल चाहिए, आपको पता है ये गंगा का प्लेन ही है वैसे वहाँ पे, तो एलुवियल सॉइल आपको चाहिए। ये थोड़ा रेट भी किया करो। सबसे ज़्यादा इसका बड़ा प्रोडक्शन कौन करता है भैया, हमारा वेस्ट बंगाल करता है, ठीक है। देखिए, जूट grow best in the area with the standing water of the flood prone region. दामोदर was called as a sorrow of the Bihar. वहाँ पे कोसी ड्रेन करने आती है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स वहाँ पे उस एरिया में ड्रेन करती है, तो पानी की कमी है नहीं वहाँ पे अभी भी, ठीक है। तो मेजरली लोग पूछते हैं कि भाई अभी वैसे इसका लॉस हमें हुआ है कि जब से पार्टीशन हुआ है ना, तो बांग्लादेश उधर चला गया, तो उसका लॉस हमें जूट मिल पे तो पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेजर इंडस्ट्री में वहीं पे मिलती थी। तो वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। बिहार के जो किशनगंज और कटिहार वाला रीजन है वहाँ पे होता है। असम है, उड़ीसा है, बंगाल है। तो चलिए आप 3 ही याद रखिए बस इसके लिए, बाकी ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत है भी नहीं। तो आपको फर्स्ट में वेस्ट बंगाल दिमाग में रखना है, भूलना ही नहीं है वेस्ट बंगाल। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, कहीं लिख लीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट। चलिए, वेस्ट बंगाल, हुगली, बिहार का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। अच्छा, किशनगंज में ये भी होता है, किशनगंज इज ऑल्सो फेमस फॉर द टी। हाँ, बिहार में इकलौता वो रीजन है जहाँ पे टी होता है। अब तुम बोलोगे बिहार का क्यों, पता है भाई हमारा फेवरेट स्टेट है यार बिहार। क्या बोले, बिहार का ग्रोथ नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब, हमारा हम पलट जाए क्या, बिहार हमारा फेवरेट स्टेट है। चलो कोई बात नहीं। और बिहार वैसे भी हिस्टोरिकली काफ़ी पसंद है, मगध
वहीं से चालू होता है। अशोक जी हमारे वहीं के थे, सम्राट अशोक। चलो, गोपाल पारायण ना होगा। तो यहाँ पे इसकी लिस्ट अगर बनाओगे आप लोग, हाँ इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या करें, आप लोगों को भाई पता होना चाहिए, बस इतना बोलूंगा मैं। तो इसके जो मेजर स्टेट है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है, पार्ट ऑफ द मेघालय भी है। तो ये 3 याद रखो बस, ज्यादा मत याद रखो, 3 इज मोर देन एनफ। ये देखो, ये अभी किसकी रिपोर्ट है? ये शुगर कैन की रिपोर्ट। देखिए, अब मैंने जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां भी मुझे मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वो चीज़ मैंने लाई है। बहुत चीज़ें सर्च की मैंने, कुछ नहीं भी मिला, मैंने कोई बात नहीं। देखो, इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है शुगर कैन का कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। सेकंड नंबर पे हमारा प्यारा महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। फोर्थ नंबर पे आप देखोगे तो तमिलनाडु मिलेगा। फिफ्थ नंबर पे आप देखोगे तो आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। देख लेना आप आराम से। तमिलनाडु किधर है? कुटे है तमिलनाडु? ये देखिए 108 यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में देखो, अच्छा नहीं, गुजरात भी है, चलो ठीक है। तो नहीं, 108.46, इतना सस्ता, इतना कम। चलो, ऐसा न्यू रिपोर्ट है, चलो, वरना पुरानी रिपोर्ट में तो तमिलनाडु काफ़ी ऊपर था वैसे। चलो कोई बात नहीं। तो न्यू रिपोर्ट में कौन है भैया? न्यू रिपोर्ट में गुजरात है, ठीक है। और अगला स्टेट कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो मेन मेरे को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि 3 कौन से, 3 अभी भी वही हैं। वही बताता हूँ कि जो हमें ऊपर वाले जो 3 होते हैं वो जनरली चेंज नहीं होते हैं। आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आप देख लो, बहुत लंबे टाइम बाद वो चेंज होते हैं। अदरवाइज अभी कॉफ़ी में तो अगर कॉफ़ी का जो पूरा सेटअप है वो आपको कर्नाटका में मिल रहा, 70% वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो अचानक कैसे चेंज हो जाएगा वो? इसलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अच्छा, शुगर कैन से रिलेटेड क्या है? देखो, शुगर कैन ऐसा क्रॉप है, वैसे अपने में खरीफ क्रॉप है। देखो यहाँ पे इन्होंने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में क्या लिखा? खरीफ। अच्छा, ये भी बता दूंगा आपको, एंड में आते आते मैं रबी खरीफ की भी लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। तो खरीफ क्रॉप है एक, और देखोगे कि 7 से 8 महीने लग ही जाते हैं इसको ग्रो करने के लिए। एक अच्छा खासा इसको पानी चाहिए। पहली बात है पानी चाहिए। इसको याद कैसे रखना? देखो, आपको स्टोरी बताता हूँ एक छोटी सी। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र के अंदर लिटरली पानी की समस्या है। और यहाँ पे पानी की समस्या होने के बाद भी यहाँ के फार्मर शुगर कैन उगाते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई हम लोन नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी बिक्री नहीं हो रही। तो दुनिया भर के नाटक है यहाँ पे। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। कुछ पर्टिकुलर पार्टीज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, चीनी मिल बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि लोगों को इतनी बार समझाया गया कि आप शुगर कैन मत ग्रो करिए, बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग वाला है, लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि भाई क्या बोले अभी। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्रॉप एक कॉटन उगाया जाता है। कॉटन चलो मानता हूँ, कॉटन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है क्रॉप। यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पे कॉटन को सपोर्ट करती है, लेकिन कॉटन को भी 7 से 8 महीने लग जाते हैं। ग्रेप्स की काफ़ी अच्छी खेती होती है, वो भी पूरा साल ले लेता है। तो आप ऐसे क्रॉप्स महाराष्ट्र वाले लोग उगाते हैं ना जो पूरा साल ले लेते हैं, ऐसे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पानी की समस्या है। तो चलिए, ये स्टोरी है यहाँ की भाई। अब यूपी वाले को प्रॉब्लम है नहीं, यूपी वाले को तो दुनिया भर का पानी मिलता रहता है, दुनिया भर के रिवर्स है वहाँ पे, ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा एनरिच है वहाँ पे। यहाँ पे गोदावरी है, लेकिन गोदावरी भी तो अगेन सीजनल नहीं बोलूँगा, गोदावरी काफ़ी बड़ी रिवर है, लेकिन देन टू उसके जो छोटी मोटी जो ड्रेन्स हैं, जो अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, उतनी बड़ी नहीं है वो, उतनी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है वो, काफ़ी छोटी छोटी हैं। उसका एक इशू है थोड़ा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन वही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन, अगेन वही ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, हम उसी में रह रहे हैं ना यार। खुद सोच के देखो, हम रह ही वही रहे हैं। कितना चाहिए इसको? पानी वही है, पानी इसको अच्छा खासा चाहिए। ये जितनी भी रिवर्स बता रहा हूँ आपको, सॉरी जितने भी आपको क्रॉप्स अभी तक डिस्कस किए, सब में पानी चाहिए। वैसे सिर्फ एक आखिरी में अपना वो आएगा, वीट आएगा, इसमें पानी बोलेगा हमको कम चाहिए, हमको ठीक ठाक पानी मिलेगा। ठीक ठाक क्या, हमको 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो गई, उससे कम भी होगा तो हम काम चला लेंगे, ठीक है। इरिगेशन इज असेंशियल इन द लो रेनफॉल। अभी तो वही तो बता रहा था कि यहाँ पे रेन शेडो रीजन है। यहाँ पे रेन शेडो रीजन समझते हो ना, जहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसे कि विदर्भ, मराठावाड़ा, यहाँ का रीजन है। चेक करना कभी आप लोग। तो उस रीजन में हम जब तुम महाराष्ट्र की बातें करते हो ना, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र हैज 2 साइड्स। जब तुम महाराष्ट्र की बात करते हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है मुंबई। 3 सिटी दिमाग में आती है, मुंबई, नासिक और पुणे। हम तो आसपास बैठे हैं तो हमें पता है। तो तीनों सिटी की बात होती है तो 3 सिटी अच्छी खासी डेवलप हो रही है उसमें। मुंबई और पुणे बहुत ज़्यादा डेवलप है, नासिक स्टिल डेवलपिंग, नासिक तो बहुत पीछे इनके। और उसके बाद अब कौन सी सिटी का नाम लेते हो? आप सुनते भी नहीं होगे किसी सिटी का नाम। एक नागपुर सुनते हो क्योंकि नितिन गडकरी जी, और नागपुर तो भी न्यूज़ में चल रहा है। नागपुर देखो, महाराष्ट्र जैसे, महाराष्ट्र क्यों बता रहा हूँ बट चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। महाराष्ट्र लिटरली मुंबई और क्या बोलते हैं नागपुर के बीच में 12 घंटे की दूरी है प्रॉपर। मतलब एक इस साइड है तो किस साइड है,
इतनी दूरी, मतलब ये तो ऐसे बता रहा हूं मैं। तो इस तरह का, और बीच में जो रीजन है ना मराठावाड़ा वाला इधर बोला, ये पूरा का पूरा सूखा है। यहाँ का पूरा पूरा लिटरली रो, लातूर एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही रो रहा है, मतलब पानी नहीं मिलता उनको। तो ऐसे ही एरियाज है यहाँ पे। तो महाराष्ट्र 2 पार्ट में बटा हुआ है, वेस्ट वाला पार्ट है और ईस्ट वाला पार्ट है। ईस्ट वाला पार्ट परेशान है, वेस्ट वाला पार्ट थोड़ा जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रखी है। तो कहानी वही है हर जगह की। तो वेल्ड एंड लोमी यहाँ पे वही है, लोमी और क्ले सॉइल, बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है, ब्लैक सॉइल वही है। ये ब्लैक सॉइल की क्वालिटी भी है अपने आप में, ठीक है। चलिए, कौन से स्टेट है भैया? उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटका है। थर्ड पे कर्नाटका ही था कि ना, थर्ड पे कर्नाटका है, फोर्थ पे देखो पुराना डेटा है तमिलनाडु वाला, लेकिन अभी वाला जो मैंने रिपोर्ट डाला उसके अंदर गुजरात हमने देखा। तो ये मत लर्न करिए, कोई बात नहीं, ये पुराना डेटा के हिसाब से था, ठीक है। चलिए, बाकी तो यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन, इसमें एक और लाइन है 200, सॉरी नहीं इसमें नहीं आएगा, चलो इसमें नहीं आएगा, बताता हूँ किसमें आएगा, कॉटन में आएगा। कॉटन के अंदर बहुत सिंपल लाइन एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई थी कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। याद करो, तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, आज ही पढ़ाया, फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कॉटन के ऊपर। कॉटन कहाँ होता है सबसे ज्यादा भाई? सबसे ज्यादा बड़ा प्रोडक्शन है उसका गुजरात में होता है, उसका महाराष्ट्र में होता है। ये दिमाग में रखना, लोगों को लगता नहीं महाराष्ट्र, नहीं, सबसे ज्यादा गुजरात करता है। एक क्वेश्चन भी पूछा था गुजरात के ऊपर, पूछा था कि गुजरात का जो नदन पार्ट है वो काफी ज्यादा बंजर है, सदर्न पार्ट में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअली कंडीशन दी थी उन्होंने कि नदन पार्ट सूखा है, पूरा बंजर है, और सदर्न पार्ट में काफी ज्यादा कॉटन की खेती होती है। तो बताइए कौन से स्टेट के बारे में बात हो रही है? ऐसा ऑप्शन दे रखा था, तो उसके अंदर उन्होंने महाराष्ट्र को नहीं दिया था, बिकॉज महाराष्ट्र विल क्रिएट अ कंफ्यूजन, उन्होंने गुजरात दिया था। तो डेफिनेटली गुजरात वाज आंसर। और जो नदन पार्ट है उसका, वो आई थिंक नदन वेस्टर्न जो पार्ट है वो कच्छ रीजन है, पूरा कच्छ रीजन पूरा सूखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ब्लैक सॉइल किसको सपोर्ट करती है? तो ब्लैक सॉइल डेफिनेटली हमें कॉटन को सपोर्ट करती है, कॉटन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, और इट कैन रिटेन द मॉइस्चर। आपको एक और चीज बताई थी मैंने जब सॉइल पढ़ाया था, इट इज अ सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। सेल्फ प्लॉइंग सॉइल जब सूख जाती है ना, तो बीच में दरारें बहुत बड़े बड़े हो जाती है। एक फोटो ली थी मैंने यार, कुछ दिन पहले ही ली थी, मैं भूल गया डालना, यहाँ पे यहीं पे डाल देता मैं, ओरिजिनल मतलब खुद से लाइव फोटो ली थी मैंने, बोले दिखाऊंगा मैं, लेकिन भूल गया मैं। कोई बात नहीं, कभी मैं उसमें डाल दूंगा, अपने पोस्ट में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। तो गुजरात महाराष्ट्र के ऊपर मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे कॉटन में कौन करता है? तो दिस वन इज द राइट आंसर हियर, ओके। चलिए, तेलंगाना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 मेजर तो इंपॉर्टेंट है। और एक और लाइन दिमाग रखना, 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, क्योंकि डायरेक्टली अभी यूपीएससी का 2013 का पेपर था जिसके अंदर डायरेक्ट लाइन लिखी है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी देखेंगे उसमें सीधी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप, बाय द वे, कॉटन जूट इज अ फाइबर क्रॉप, ओके। चलिए, ठीक है, वो बताता है गुजरात यहाँ पे सबसे बड़ा है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, ओके। वैसे फोर्थ याद करो तो आंध्रा भी मिल, आंध्रा ही है वैसे, बट ठीक है। और इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम, क्या बोला मैंने? इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ओके। चलिए, अगली बात करते हैं भाई हमारा वीट कल्टीवेशन। देखिए, वीट कल्टीवेशन, वीट और कौन कौन सा देख लें तो मुझे जरा, मैं भूल तो नहीं गया मैं, अच्छा कोई मिस तो नहीं हुआ भाई? लगता है रबर मिस हो गया यार, चलो कोई नहीं, मैं रबर का बता देता हूँ क्योंकि रबर मेरी लिस्ट में था। रबर कैसे भूल गया मैं? देखो, रबर के बारे में बता देता हूँ मैं, रबर क्या है, क्योंकि रबर में मिस नहीं करना चाहता। रबर एक तरह से अपना प्लांटेशन क्रॉप है, इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप। कहाँ का? मेनली अगर देखो तो केरला इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अबाउट 90% केरला इसको प्रोड्यूस करता है रबर का प्लांटेशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा केटीके, मतलब कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है मेरा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद इसके लिए भी पैडी की जितनी कंडीशन देखोगे ना, पैडी के लिए जो जो कंडीशन चाहिए सेम उसके लिए भी यही कंडीशन है, जूट के लिए जो कंडीशन चाहिए इसके लिए भी वही कंडीशन है, ठीक है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए भाई चाहिए, अबाउट 25 डिग्री प्लस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट चाहिए। देखिए, ये सब सिंपल है, मॉइस्ट, ह्यूमिड, ये तो ऐसे समझ में आ जाता है, यही सब क्लाइमेट होता है, और क्या होता है इसके लिए, ठीक है। मोर देन 200 प्लस सेंटीमीटर इसको पानी चाहिए। एक वही है, एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, एलुवियल सॉइल चाहिए इसको, रिच एलुवियल सॉइल चाहिए। इक्वेटोरियल क्रॉप है एक तरह से, जो इक्वेटर के पास में, केरला कहाँ है, इक्वेटर के पास में ज्यादा मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू यूपी अगर देखो तो मैं, ठीक है। और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, आप मुझे बताएंगे कि रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है?
रबर जो कॉर्पोरेशन है ना हमारा, उसका हेडक्वार्टर का आप बताएंगे मुझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी में भी दिख के आता है। अब कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, एक रिकैप करा देता हूँ आपको मैं। रबर का आपको पता है कि कौन से 3 स्टेट है। केरला यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेट है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। जूट का कौन सा है मैं बोल देता हूँ, आप सुनते रहिए। जूट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन था, वेस्ट बंगाल था। सेकंड कौन था भाई, सेकंड अपना बिहार, आसाम मिलेगा। थर्ड आपको बिहार मिलेगा। फोर्थ आपको उड़ीसा मिलेगा या फिर आंध्रा में मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 याद रखिए। टी में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा आसाम, वेस्ट बंगाल मिलेगा। थर्ड आपको तमिलनाडु मिलेगा। हाँ, टोबैको दिमाग में रखिए, टोबैको 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 आपको दिमाग में रखना है। टोबैको एक वन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप है वैसे, और सबसे बड़ा जो है वो है भाई आंध्र प्रदेश, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और सेकंड नंबर पे आता है गुज्जू भाई, और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। ये 5-6 यार क्रॉप की लिस्ट बना के रखना, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास भी, बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कॉटन तो बता ही दिया मैंने, सबसे ज्यादा गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है और फिर तेलंगाना। एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बस इतना बोलना चाहूंगा। मेरे को भी ये सब मुंह जबानी इसलिए लर्न है क्योंकि ये पढ़ा है मैंने, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ये 5-6 बार पढ़ा है, लिखा है, तो दिमाग में आ जाता है। क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लेना एक बार, ठीक है। शुगर कैन बता देता हूँ, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। कहीं कहीं तो तुम खुद भी तो वहां के हो गए ना, तो वहां से भी रिलेशन बना लेना एक बार। चलिए, अपना कॉफी तो पता ही है, कॉफी का तो एक पिक्चर मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखा है मेरे, वहां पे भी देख सकते हो। सबसे ज्यादा है अपना कर्नाटका, केरला, चलिए फिर तमिलनाडु। अब वीट की बात करते थे कि वीट एक रबी क्रॉप है भाई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये इसके लिए 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर लगेगा। देखिए वो स्टेटमेंट गलत था। 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर अगर चाहिए तो आप राइस के पास जाइए, आप राइस उगाइए, आप जूट उगाइए, आप रबर उगाइए, ठीक है। आप 30 डिग्री प्लस टेम्परेचर आपको की बात यहाँ पे राइस में मत कर, सॉरी चावल गेहूं में मत करिए। गेहूं के लिए आपको ये 20 से 25 डिग्री है नॉर्मल टेम्परेचर। 50 से 75 डिग्री, 50 से 75 ठंडी के टाइम पे हो रहा है यार। खुद देखो ना, ठंडी के टाइम पे बारिश अगर इतनी ज्यादा होगी तो अभी मैं जब आपको बताता हूँ ना, अभी मैं दोस्त के साथ जब अभी होली के दिन नदी उदी पे डूबने उबने गए थे, मतलब खेलने वाले गए थे, ठीक है। तो वहां पे खेती होती हो रखी थी गेहूं की। तो ही वॉज टॉकिंग कि अगर यार बारिश वारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश का माहौल बना हुआ था, बारिश वारिश ना हो जाए, फसल पूरी रेडी हो रखी थी। तो इससे पता चलता है कि मतलब कितना डर रहता है एक फार्मर को कि जब इसका स्पेशली वीट के केस में। तो थोड़ा सा जमीन से जुड़िए, चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यही चीज़ हम खाते भी हैं। एलुवियल सॉइल चाहिए, आपको पता ही है। अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो दिमाग में रखो क्लेई सॉइल भी चाहिए। क्लेई कहाँ पे है, क्योंकि जो ये अपना ब्लैक सॉइल है वो क्लेई सॉइल है, वो रिटेन करती है मॉइस्चर ज़्यादा करके, ठीक है। और ये तो भूलना मत एलुवियल सॉइल, क्योंकि ज़्यादा करके यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये तो भाई हमारे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से आता है। यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। चलिए, और आपको बता दूं मैं, पंजाब हरियाणा के अंदर राइस और जो गेहूं था वो एक उनके लिए रेगुलर क्रॉप नहीं था। वो तो बिकॉज ऑफ द 1966 का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। मैक्सिको से जो हमारी हाइब्रिड सीड्स लाई गई थी, ड्रॉप सीड्स थी, वो लाई गई थी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेनली कंडीशंस पूछी जाती हैं। और आपको पता ही है इट्स रबी क्रॉप, तो ठंडियों में होगा अक्टूबर से लेके अपना, अक्टूबर भी थोड़ा बोल दो, अक्टूबर बोल दें, नवंबर में शुरुआत करते हैं। कभी कभी तो कुछ फार्मर्स ऐसा करते हैं कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मटर उगा लेते हैं। मटर जो बोलते हैं ना, जिसको आप फ्रिज के अंदर फ्रॉस्ट करते हो, पी उगा लेते हैं, फिर उसके बाद गेहूं करते हैं। क्योंकि मेरे घर में खेती है तो मुझे पता है, पहले मटर उगा लेते हैं। मटर मस्त, मटर की छीमी, यूपी बिहार में उसको छीमी कहते हैं, छीमी मस्त खाते हैं पूरा। फिर मटर की सब्जी, आलू मटर, गोभी मटर, सब में मटर। फिर उसके बाद गेहूं उगता है। गेहूं फिर अभी मार्च का टाइम है अभी, फिर तो थोड़ा ये रिलेट करिए, सब चीजें दिमाग में रहेगी। अब पी कैसे, अभी मैंने बोल दिया, तो मटर क्या है, मटर इज अ रबी क्रॉप, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल है। मस्टर्ड क्या है, कभी कभी आपको सरसों भी देखने को मिलेगी। ऐसे आप देखोगे ना, सरसों के साग आते हैं इस टाइम पे। जब जो देखो यूपी बिहार वाले से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, जब ये होता है यूपी बिहार, वेस्ट बंगाल वाले, झारखंड वाले रिलेट कर सकते हैं। जब ये होता है 15 तारीख को, जब ये होती है यार, क्या बोलते हैं, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को पतंग उड़ाते हैं, फेस्टिवल है ना कोई तो भी। तो उस दिन पे ज्यादा करके सरसों उरसों के साग वाग बनते हैं यूपी बिहार में, सब देखा है मैंने। तो क्या है, सरसों क्या है, फिर सरसों इज रबी क्रॉप, ऐसे रिलेट करो ना यार। तुम कितना रटोगे। मस्टर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके तेल निकलते हैं, उसकी खारी निकलती है, जो इसको देते हैं गाय भैंसों को देते हैं। और क्या होता है, ये दाल होती है, जौ जौ होता है, जौ जिसको हम बार्ले कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस रबी क्रॉप। अब कितनी चीजें बता दी आपको मैंने, रिलेट करिए बस, हर चीज को रटिए मत, एक लिस्ट बना लेता है। ये थोड़ा गांव में जाके कभी माँ बाप से बैठ के पूछो, दादा दादी से पूछो, ऐसे ही याद हो जाते हैं क्रॉप्स। तो तुमको लगता है कितना तुम करोगे यार। चलो,
अब आ जाओ राइस के लिए, देखो सेम कंडीशन है वही 20 से 30 35, हाई ह्यूमिड चाहिए, अपना हैवी रेनफॉल चाहिए। ये देखो अभी कंडीशन आपको कहाँ कहाँ मिली है, ये कंडीशन आप देखोगे नहीं, खरीफ क्रॉप है वैसे आप देखोगे ये वाली कंडीशन आपको रबर में मिलेगी, ये कंडीशन आपको जूट में मिलेगी, जूट के साथ तो बिल्कुल है ही कहानी वही है। एलुवियल सॉइल चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए, बिल्कुल वही है। वेस्ट बंगाल इसका तो यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये चेंज होते रहता है, बिकॉज आज के टाइम पे इरिगेशन की मदद की वजह से बहुत जगह पे उगाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं। आपको जो ऊपर वाले मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस रीजन पता हो, हाँ इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब जहाँ पे एलुवियल सॉइल अवेलेबल होगा, ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिल्कुल एमपी में भी उगाया जाता है आजकल, मतलब ऑफकोर्स हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा आजकल, चावल गेहूं तो उगाया ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये था पूरा, आई थिंक हाँ ये देखिए मैंने पीआईबी का कटआउट डाला था यहाँ पे कि 2021 तक की रिपोर्ट है, बट दैट्स नॉट अ इशू। इंडिया राइट नाउ इज सेकंड लार्जेस्ट, चाइना अभी भी फर्स्ट है, तो चाइना को बने रह दीजिए फर्स्ट पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि रबी क्रॉप क्या होती है और अपना ये कौन सा क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप क्या होती है, क्योंकि उसकी लिस्ट कभी कभी आप लोग मांग लेते हो। देखो रबी क्रॉप तो आपको बता दिया मैंने कि गेहूं उसमें से सबसे प्रोमिनेंट है, उसके बाद आपको बारले बता दिया मैंने, मटर बता दिया, पीस जिसको हम बोलते हैं, ग्राम जिसको चने की दाल होती है, चने की दाल भी उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड होता है, सरसों बताया मैंने आपको, सरसों के साग होते हैं। तो ऐसे 5 चीज आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए आपका एक कंप्लीट हो जाएगा दिस वन रबी क्रॉप। अच्छा हाँ, उस फेस्टिवल को मकर संक्रांति कहते हैं। यही होता है जब रात को ना जब 2-3 बज जाते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, बोलता है भाई कितना पढ़ेगा तू। चलो खरीफ क्रॉप थोड़ा लिख लो, वैसे रबी क्रॉप दिमाग में आ गया तो खरीफ क्रॉप तो क्या ही है। खरीफ क्रॉप में सबसे बड़ा हमारा राइस, उसके बाद कॉटन, देखो जो पढ़ाया मैंने यहाँ पे कॉटन था। उसके बाद आप देखोगे बोले कॉटन के साथ आप देख लो मेज लिख लो, मेज, जितने भी मिलेट वाले क्रॉप है, मिलेट्स जितने भी मिलेट है, कोरस ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, कोरस ग्रेन में क्या क्या आता है, अपना जवार बाजरा, ठीक है, जवार बाजरा रागी जिसको हम मिलेट कहते हैं प्यार से, ठीक है। और उसके बाद उड़द हो गया, ग्राउंड नट हो गया जो अपना ग्राउंड नट हो गया, अपना ये क्या बोलते हैं ऑयल सीड है। उसके बाद अच्छा रबी क्रॉप में लिन सीड आता है, रबी क्रॉप यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रबी क्रॉप में एक आता है लिन सीड रबी क्रॉप में आता है। और सीसम, देखिए सीसम जो है ना वो एक ऑयल सीड है बाय द वे, लेकिन सीसम जो साउथ इंडिया में जो क्या होता है, साउथ इंडिया में एज ए रबी क्रॉप है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो क्या है, खरीफ क्रॉप है। क्यों? क्योंकि वो भी कब है साउथ इंडिया में, क्योंकि भाई उस टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पे आते हैं, तो उसकी वजह से तमिलनाडु में इस सब एरिया में इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर द, सोयाबीन यहाँ पे लिख लीजिए, सोयाबीन पूछा जाता है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो देखिए आप थोड़ा सा सिंपल ही है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब मेरे 2 वीडियोस अगर और देख लेंगे तो फिर तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, ये तो मैं मजाक में बस लिख रहा हूँ, ठीक है, मजाक में गलती नहीं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। कल एक और वीडियो आपको आ जाएगी इसके ऊपर PIQ की, और उसके बाद मिनरल्स में चाहूँगा कल ही खत्म कर दूँ, टाइम लगता है यार थोड़ा वीडियो बनाने में, वीडियो नहीं कंटेंट बनाने में, आपको पूरा कटआउट डालने में सब थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर देखना पड़ता है कि रिसेंट की अपडेट क्या है, तो इट टेक्स सम टाइम, तो दैट्स वाई। चलिए मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। और फिर अगले वीक में हमारा साइंस तो डिसाइडेड है, उस पर भी काम चल रहा है, और ये भी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए कुछ डाउट सेशन भी लेके आऊँ जिसके अंदर हम पॉलिटी वाले कवर कर पाऊँ। जो पॉलिटी ऑलरेडी बहुत 100 वीडियोज है मेरे चैनल पे, आप वो देख लो, नहीं तो फिर कुछ वो भी लाता रहूंगा आप लोग के लिए, मैं डाउट सेशंस लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलते हैं अभी, चलो।